तो मैंने रिसेंटली द ऑडिसी देखी, डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर नोलन। सो ये मूवी प्रोबेबली क्रिस्टोफर नोलन की वियर्डेस्ट मूवी है। तो ये मूवी बेस्ड है होमर की एपिक पोयम ऑडिसी पे, जो कि सीक्वल था इलियाड का, जिसको हम ट्रॉय भी कहते हैं। तो नोलन को हम जानते हैं उनकी हाई कॉन्सेप्ट मूवीज के लिए, जो कि बेस्ड होती हैं मोस्टली साई-फाई जॉनरा में और बहुत ही ग्राउंडेड होती हैं रियलिज्म में। कुछ उन्होंने हिस्टोरिकल मूवीज बनाई है, डनकर्क और ओपेनहाइमर। तो नोलन ने आज तक कोई भी मिथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल या फिर जो भी फैंटेसी जॉनरा है उसको टच नहीं किया। उन्होंने सुपर हीरो मूवी बनाई तो वो भी काफी रियलिस्टिक बनाई है। डार्क नाइट ट्रिलॉजी की बात कर रहा हूँ। सो दिस इज हिज फर्स्ट ट्राई इन दिस जॉनरा और उनकी जो कॉन्फ्लिक्टिंग टोन है वो इस मूवी में दिखती है। तो पहले बात करते हैं कि एक एपिक या फिर एक माइथोलॉजी है वो एक्चुअल में है क्या। तो कई लोग जो माइथोलॉजी है या फिर एपिक्स हैं, जैसे कि रामायण ले लो, द ऑडिसी ले लो, महाभारत है या फिर इलियड है, इन सबको फिक्शन मानते हैं। लेकिन ये एक्चुअली में फिक्शन नहीं होता है, क्योंकि इनमें रियल लोकेशंस को यूज किया जाता है, रियल इवेंट्स को यूज किया जाता है, रियल कैरेक्टर्स को यूज किया जाता है एक स्टोरी बताने के लिए। लेकिन उस स्टोरी को काफी एग्जैजरेट किया जाता है ताकि उसको इंटरेस्टिंग और मेमोरेबल बनाया जाए। तो जो एपिक्स होते हैं वो कम्प्लीटली फिक्शन नहीं होते हैं। तो हिस्टोरिकल एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप एक एपिक को अडेप्ट कर रहे हो, खासकर जो उस एपिक में ऑलरेडी मेंशन्ड है कि उस समय लोग कपड़े कैसे पहनते थे, उनका रख रखाव कैसा था, वो रहने का तरीका कैसा था। अगर वो उसमें मेंशन्ड है तो उस पे आपको ट्रू रहना है, जो कि ये फिल्म में ऑफ कोर्स नहीं है। बहुत ज्यादा क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है जिस पे हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं बात करता हूँ कि मूवी में मुझे अच्छा क्या लगा, क्योंकि ये मूवी काफी एंटरटेनिंग है और एंगेजिंग है, ये मैं मानता हूँ। और क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन इज नॉट अ न्यूबी डायरेक्टर, ही इज अ प्रीटी गुड डायरेक्टर। सो इस मूवी का जो प्रोडक्शन वैल्यू है, लगता है कि भाई हाँ भाई $250 मिलियन में बनी है। कैमरा एंगल्स अच्छे हैं, खासकर जो शिप वाले सीन है, आपको ऐसा लगेगा कि वही पूरी एक पोर्ट्रेट चल रही है आपकी आंखों के सामने। इतना ग्रैंडियोस होता है उसमें। और जो म्यूजिक है वो जो फिल्म की सैड और डिप्रेसिंग टोन है उसको बहुत ही अच्छे से अकम्पनी करता है, आपको पूरा एंगेज करके रखेगा उस सीन में वो। और जो डायलॉग्स हैं वो भी मुझे अच्छे ही लगे। हाँ, कई लोगों की क्रिटिसिज्म थी कि इसमें मतलब फॉर्मल इंग्लिश क्यों नहीं यूज की गई है, क्यों मतलब बहुत ही इनफॉर्मल और मॉडर्न इंग्लिश टर्म यूज किए जा रहे हैं, जैसे लेट्स गो यूज कर रहे हैं, मॉम एंड डैड टर्मिनोलॉजी यूज की जा रही है। तो आई थिंक सो जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स है उनको इतना फर्क पता चलेगा, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनको इतना फर्क नहीं पता चलेगा। और लेकिन यार फॉर्मल इंग्लिश भी उन्होंने यूज की है, कुछ जगह पे नहीं की है, कुछ जगह पे की है, इतना कंसिस्टेंट वो नहीं है। लेकिन हमें जो स्क्रिप्ट की मीनिंग है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ दैट सुपरफिशियल थिंग्स। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है उसमें बीजीएम मिक्सिंग ठीक से की गई है। डायलॉग्स आपको पूरा क्लियरली सुनाई देंगे चाहे जो भी बीजीएम चल रहा हो, क्योंकि उनकी कई सारी मूवीज में डायलॉग ढंग से सुनाई नहीं देते हैं अगर जब कोई बीजीएम चल रहा होता है। और स्क्रिप्ट के हिसाब से जो भी एक्टर्स हैं उनकी एक्टिंग भी काफी अच्छी थी। तो क्रिटिसिज्म ये भी आ रही थी कि भाई फिल्म में कई सारे जो मल्टी रेशियल एक्टर्स हैं उनको लिया गया है। हाँ, वो कुछ जगहों पे थोड़े आउट ऑफ प्लेस लगते हैं। मुझे भी वो जो क्रिटिसिज्म है वो थोड़ी सुपरफिशियल लगती है, क्योंकि एक्टिंग तो सबकी ठीक ही थी, कोई इतना फर्क नहीं था पड़ा। और वैसे भी यार अगर तुम व्हाइट एक्टर भी ले लेते फिर भी वो हिस्टोरिकली एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि जितने भी जो व्हाइट एक्टर हैं इसमें वो सारे के सारे नॉर्थ यूरोपियंस हैं। और जबकि जो पूरा ऑडिसी है उसमें ज्यादातर ग्रीक कैरेक्टर्स हैं, एक भी इसमें ग्रीक एक्टर नहीं लिया गया। तो क्या फर्क पड़ता है, कोई अगर ब्लैक एक्टर को लिया जा रहा है किसी रोल के लिए, या पहले ही ग्रीक एक्टर्स को नहीं ले रहे हो। जो कास्टिंग चॉइसेस हैं तो वो तो वहीं पे खत्म हो जाती है जब किसी भी ग्रीक एक्टर को नहीं ले रहे हो। और फिर से मैं वही बोलूंगा, इंटेंशन मैटर करती है, ये सुपरफिशियल थिंग्स मैटर नहीं करती हैं। और फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो काफी ज्यादा एंगेजिंग है, लेकिन सेकंड हाफ में ड्रॉप काफी मैसिव होता है, इस पे मैं थोड़ा और आगे डिटेल में बात करूंगा। तो अब बात करते हैं हिस्टोरिकल एक्यूरेसी की। क्या चीजें मुझे थोड़ी अजीब लगी, इसको ग्रीक मिथोलॉजी के बारे में इतना नहीं पता है तो उसको तो इतनी मूवी इतना फर्क नहीं पता चलेगा। लेकिन मैंने गॉड ऑफ वॉर गेम्स बहुत ज्यादा खेले हैं तो उसके कारण मैंने ग्रीक मिथोलॉजी भी काफी ज्यादा पढ़ ली, तो मेरे को थोड़ा बहुत पता है सब चीजों के बारे में। तो जो ये मूवी है जो होमर की ओडिसी है उससे काफी डिफरेंट है। तो नोलन जी ने काफी ज्यादा क्रिएटिव लिबर्टी ली है। बेसिक स्ट्रक्चर तो स्टोरी का सेम रखा है कि भाई जो ओडेसियस है वो 10 साल की ट्रोजन वॉर के बाद अपने घर जाना चाहता है अपने क्रू के साथ। तो कई सारे जो कैरेक्टर्स हैं जो बुक में है ही नहीं, जिनको बाद में जोड़ा गया था, उनको इस मूवी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। और जो होमर की ओडिसी है वो बहुत ही ज्यादा कलरफुल बुक है। उसमें आपको गॉड्स दिखेंगे, कई मैसिव क्रीचर्स, मॉन्स्टर्स हैं, एकदम कलरफुल लैंडस्केप्स हैं, और मतलब बेसिकली बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस जर्नी है ओडेसियस की। लेकिन इस मूवी में जो पूरी जर्नी है उसको बहुत ही सैड और डिप्रेसिंग तरीके से दिखाया गया है, उसमें कोई इतना एडवेंचर नहीं है। ये इसका मेन कारण ये है कि जो नोलन है वो हर चीज में एक रियलिस्टिक टोन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जैसे जो ओडेसी बुक है उसमें जो गॉड्स हैं वो डायरेक्टली इंटरफेयर करते हैं हर इवेंट में। तो जो डायरेक्टर है वो चाह रहे हैं कि भाई जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स है जैसे गॉड्स है, मॉन्स्टर्स है, उनको थोड़ा सा
एब्स्ट्रैक्ट रखा जाए, सामने से ना दिखाया जाए, तो फिर यार मतलब ही क्या हुआ आपका एक मैथोलॉजिकल मूवी बनाने का, जब आप ये सब सुपर नेचुरल चीजें नहीं दिखा रहे हो। अगर आप जॉनरा मूवी बना रहे हो तो जॉनरा के प्रति कमिटेड रहो। अब क्यों भाई डार्क नाइट बनाने की कोशिश कर रहे हो? आर्गेमन का जो पूरा सूट है वो बैटमैन सूट जैसा लग रहा है, और भाई जो कॉस्ट्यूम्स है वो भी मतलब एक हिस्टोरिकल एक्यूरेट तो नहीं है, क्योंकि जो ब्रॉन्ज एज कॉस्ट्यूम होने चाहिए थे वो कुछ और ही, मतलब इन्होंने आयरन एज कॉस्ट्यूम दे दिए हैं जो ग्रीक सोल्जर्स को। और जो मूवी की जो कलर ग्रेडिंग है मतलब वो काफी सैड और डिप्रेसिंग है, और ये मुझे नोलन की शॉर्ट कमिंग लगती है कि आई डोंट थिंक सो ही इज सूटेड फॉर दिस फैंटेसी और मिथोलॉजिकल जॉनरा। उनकी फिल्म मेकिंग स्टाइल ही वो नहीं है। उनकी जो मूवीज का टोन होता है बहुत ज्यादा सीरियस होता है यूजुअली, और जैसे जो एपिक होते हैं या फिर जो माइथोलॉजिकल मूवीज होती हैं वो थोड़ा डिफरेंट जॉनरास का मिक्सचर होता है, वो एक सिंगल जॉनरा नहीं होता है। तो जो पूरा डायरेक्शन है मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है पूरी मूवी में, और ये कंफ्यूजन क्लाइमैक्स में और भी ज्यादा एग्रीवेट होता है, क्योंकि पूरी मूवी लैच करती है रियलिज्म पे। भाई जो पूरे सारे कैरेक्टर्स हैं उनको बहुत ही ह्यूमनली तरीके से दिखाया गया। गॉड्स का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट तरीके से हो रहा है, लेकिन लास्ट में जो ओडेसियस है 50 लोगों को मार देता है अकेले अकेले। अब भाई आप रियलिज्म पे फोकस कर रहे थे तो इसमें भी आप क्रिएटिव लिबर्टी ले लेते, तो उसको थोड़ा अलग तरीके से दिखाते, आप थोड़ा रियलिस्टिक तरीके से दिखाते। तो बुक में बहुत ही ओवर द टॉप फाइट है ये। तो ओडेसियस है, पेनेलोपी के जो सारे शूटर्स है उनको मार देता है अकेले, और यही सेम चीज इन्होंने मूवी में भी करने की कोशिश की है, लेकिन बुक रियलिज्म के ऊपर नहीं फोकस करती है, ये मूवी रियलिज्म पे फोकस करने की कोशिश कर रही है। तो अंत में बहुत ही ज्यादा वो अनकैरेक्टरिस्टिक लगता है, पूरा क्लाइमैक्स बहुत ही रश्ड लगता है। तो इसीलिए आपका जॉनरा के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए। रियलिज्म अगर आप करना चाह रहे हो तो रियलिज्म पे ही फोकस करो, और अगर आप एक माइथोलॉजिकल मूवी बना रहे हो तो थोड़ा आपको ओवर द टॉप जाना ही पड़ेगा। और जो वेस्टर्न डायरेक्टर्स है वो मतलब वो स्किल जो है ओवर द टॉप एक्शन सीन्स बनाने की वो खो चुके हैं समय के साथ। अब आप RRR को ही देख लो, तो उसमें जो शुरुआत का फाइट सीन था, जो अलोरी सीताराम राजू जी जो भीड़ है उससे लड़ रहे होते हैं, उसको कितने बेहतर तरीके से उन्होंने फिल्माया था। ओवर द टॉप था लेकिन आप पूरा इन्वेस्टेड थे उसमें। तो जो वेस्टर्न राइट विंग है इस मूवी को बहुत गाली दे रहा है, क्योंकि इसमें इन्होंने मल्टी रेशियल कास्टिंग की है, इंडियन, चाइनीज, ब्लैक्स, इन सबको कास्ट किया गया है ग्रीक रोल्स के लिए। तो पहले मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है वेस्टर्न राइट विंग वाले इतना क्यों इसमें गुस्सा रहे हैं। ओडिसी से इन लोग का लेना देना क्या है? ओडिसी एक पॉलिथिस्टिक नॉवल है, पॉलिथिस्टिक कल्चर के लोगों ने लिखी है। ये लोग पहले ही हेट करते हैं पॉलिथिस्ट से, हिंदू से नफरत करते हैं, एशियन ग्रीक के लोगों से नफरत करते हैं। तो तुम लोग को क्या मतलब वो कौन सी कास्टिंग कर रहा है यार? तुम अपना काम देखो। तुम लोग पहले ही पसंद नहीं करते हो ये सब चीजें, फिर रो रहे हो कि भाई इसमें क्यों वो फेरबदल कर रहा है, तुमको क्या मतलब? और थोड़ा बहुत भी मतलब जो मूवी में ट्राई किया गया है वो थीम्स को डालने का, वो भी मुझे कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं क्रिस्टोफर नोलन की इतनी कन्विक्शन थी कि भाई इन थीम्स को डाला जाए। तो वो बहुत ही ऊपर से उन्होंने ट्राई किया है, लेकिन वो मूवी को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता इतना खास। जैसी स्क्रिप्ट है वैसे ही लगता है। और ये जो कास्टिंग चॉइसेस हैं ये सभी मुझे समझ नहीं आया, फालतू में कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए की गई या फिर कुछ क्राइटेरिया था स्टूडियो का कि जो किया गया। लेकिन अब भाई हमको क्या मतलब, हमारी पॉलिटिक्स है नहीं है, वो जो चाहे वो करें। तो ओवरऑल बोलूंगा ये एक डिसेंट मूवी है, एंटरटेनिंग है, एंगेजिंग है, लेकिन ये कोई मास्टरपीस नहीं है। अगर आपको ग्रीक हिस्ट्री या ग्रीक मैथोलॉजी के बारे में पता है तो आपको मूवी ठीक लगेगी, एंगेजिंग भी है, एंटरटेनिंग भी है, अंत तक आपको बांधे रखेगी। और ये जो फालतू का जो फेक PR किया जा रहा है कि भाई IMAX पे ही देखोगे तभी मूवी का असली एक्सपीरियंस मिलेगा, वो सब बकवास बातें हैं। मूवी आप चाहे किस भी स्क्रीन में देखो, चाहे वो 2.4 इंच की स्क्रीन ही क्यों ना हो, चाहे मोबाइल की स्क्रीन है, चाहे लैपटॉप की स्क्रीन है, सब में जो 95% एक्सपीरियंस होता है वो सेम ही होता है, क्योंकि मूवी का मेन जो पिलर होता है वो होती है स्क्रिप्ट, विजुअल सेकेंडरी होते हैं। तो ये मूवी कोई मास्टरपीस नहीं है, बट इट्स अ डिसेंट वॉच। मैं अभी भी बोलूंगा जो क्रिस्टोफर नोलन की जो बेस्ट मूवी है, जिसको मैं एक्चुअल मास्टरपीस बोलूंगा, वो है प्रेस्टीज। वो आप जरूर देखें। तो इस मूवी को देखने के बाद आपको थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज भी मिलेंगी ओडेसी और रामायण के बीच में, कि भाई वो जो बो वाला सब प्लॉट है वो सिमिलर है, और जो जीनिया का कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे देश में अतिथि देवो भव बोला जाता है, कि भाई जो आपका जो मेहमान है वो भगवान का रूप हो सकता है, चाहे वो कोई भी हो। सो वो काफी सिमिलर दिखाता है कि भाई जो कल्चरल एक्सचेंज था इंडिया और ग्रीस के बीच में काफी ज्यादा था एंशिएंट टाइम्स में। इसके बारे में आप पढ़े, काफी इंटरेस्टिंग है, यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, डेफिनेटली वॉच देम, वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं ये मैथोलॉजी मूवीज हैं या फिर जो फैंटेसी मूवीज, इन पे थोड़ा बात करना चाहूंगा। तो अभी मैं मानता हूँ जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रिलॉजी है वो अब तक की बेस्ट फैंटेसी या माइथोलॉजिकल मूवी सीरीज है। इस ट्रिलॉजी को बनाया था पीटर जैक्सन ने, वो बिल्कुल ट्रू रहे टू द बुक्स। थोड़ा बहुत उन्होंने चेंज किया, वो चेंजेस ने भी मूवीज को और बेहतर बनाया। उन्होंने पूरा फैंटास्टिकल एलिमेंट्स को दिखाया विद ग्रेट स्टोरी टेलिंग, जो आपको अंत तक एंगेज रखेंगे। 4-4 घंटे की मूवीज है लिटरली, लेकिन मजा आती है भाई। तो मेरी उम्मीद थी कि जो ओडेसी है वो भी इसी तरीके से बनती, अच्छे से दिखाया जाता माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स को, फैंटास्टिकल एलिमेंट्स है, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स है, उनको अच्छे से दिखाया जाता, एक वर्ल्ड ऑफ वंडर बनाया जाता कि भाई किस तरीके की वहाँ की सभ्यता थी, कैसे लोग रहते थे, कैसा उनका कल्चर था, उनके गॉड्स के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में जानते। तो वो सब की मैं उम्मीद कर रहा था, लेकिन मूवी काफी अंडरवेलमिंग थी इस एस्पेक्ट में। लेकिन मैं चाहता हूँ जो रामायण है, महाभारत है, उनपे भी मूवीज बने,
विद सेम डेडिकेशन एज लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, उस स्तर पे बनाई जाए मूवीज। लेकिन भाई इंस्पिरेशन लो, कॉपी मत करो। हमारे पास इतने बड़े बड़े टेक्स्ट हैं, उसको स्टडी करो, रिसर्च करो, उसके बेसिस पे अपनी मूवी बनाओ। जबरदस्ती वेस्टर्न मूवी को कॉपी करने की जरूरत नहीं। इंस्पिरेशन आप भले ले सकते हो, उनका वर्क कल्चर आप लो, उनका डेडिकेशन आप कॉपी करो, तो मूवीज आपकी भी काफी अच्छी बन जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आपके क्या ख्याल है इस मूवी के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं बोलता हूँ आपसे अगली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।